हेलो ऑल। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिस्कस किया था, समझा था कैसे लिखते हैं, क्या सब हेडिंग्स होती हैं उसमें और किस तरीके से हम अपना एमएड थीसिस को खुद से इनिशिएट कर सकते हैं लिखना, उसका इम्पोर्टेंस भी समझा था और क्या पैटर्न है, क्या लिखना था, ये हमने जाना। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो बात होती है अब रिसर्च डिज़ाइन की। अब रिसर्च डिज़ाइन जो है ना, एक मेथडोलॉजी है। क्या आप मेथड यूज़ कर रहे हो अपनी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, और किस तरीके से हम रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थीसिस होता है, पहली बात। और हर चैप्टर को देखिए हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, ये बताने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में एक रिसर्चर ने, जैसे कि ये मैंने थीसिस लिखी हुई है अपने एमएड कोर्स में, तो मैंने क्या क्या इसमें कैसे रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, पहली बात तो मैं ये समझाऊंगी एक नॉर्मल डेफिनेशन करके, या जो भी अपना आप कहीं से लेना चाहें डेफिनेशन, तो वो भी साइंटिस्ट का नाम लिख के आप रेफरेंस जैसे लिख के उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो देखिए पहला जो सब हेडिंग है चैप्टर 3 में, वो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखिए। देखिए जो ये हाईलाइट है, केरलिंगर 1986 की डेफिनेशन थी कि क्या होता है रिसर्च, क्वेश्चंस क्या होते हैं और ये सब कैसे डिफ़ाइन, क्या डेफिनेशन होती है, इसको मैंने 1 2 3 साइंटिस्ट के रेफरेंसेस में डाला हुआ है। और रिसर्च डिज़ाइन का क्या एक रोल होता है रिसर्च में, और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हाँ मुझे ड्राफ्ट आप प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूँगी। आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ इस टाइप के ही वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर दिया गया है। डेफिनेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखी है, थोड़ी बड़ी इसलिए रखी क्योंकि मुझे भी कभी पढ़ना हुआ तो मैं उससे पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए जो दूसरा हेडिंग है रिसर्च मेथड के ऊपर है। रिसर्च मेथड का डेफिनेशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA जिसे कहते हैं, उन्होंने क्या दिया हुआ था, यहाँ मैंने इसको सेमीकोलन में ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जब भी आप लिखना शुरू करो ना, एक लय में रहना चाहिए, एक सीक्वेंस में रहना चाहिए कि पहले थोड़ा सा बता दिया रिसर्च मेथड क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग टू सच साइंटिस्ट क्या है भाई डेफिनेशन। इस तरीके से आपको क्लियरिटी लिखते जाओगे तो पैराग्राफ खुद से बनता जाएगा। बस कोशिश आपको करनी है, शुरुआत करना है, लिखना शुरू करना है। इंट्रोडक्शन से लेके धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अपना थीसिस में लिख के एक प्रोग्रेस पा सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ही सब हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, जैसे ये हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिफ़ाइन। एक चीज़ ये भी याद रखें आप, जब भी आप कोई चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हो, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स, जितने भी रिसर्च मेथड हैं वो डिफ़ाइन किया, लास्ट में ये भी बता दें कि मैंने इस थीसिस में ये रिसर्च मेथड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी डेफिनेशंस दे रखी हैं मैंने, जितने भी कई टाइप्स के रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, सर्वे मेथड। फिर लास्ट के देखिए मैंने क्या लिखी है, 4 लाइन पढ़िए। कंसिडरिंग द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई रिसर्च प्रॉब्लम्स द प्रेजेंट स्टडी विल एम्प्लॉय द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ये मैं वही बात कर रही हूँ कि जैसे कि आपने टाइप बताया, आपने बताया कि भाई इतने टाइप के रिसर्च मेथड होते हैं, आपने अपनी थीसिस में कौन सा यूज़ किया है इसको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा डिफाइन कर दिया मैंने, टू कलेक्ट द नेसेसरी डेटा द सर्वे मेथड इज़ यूज्ड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आ स्टैंडर्डाइज्ड टूल सच एज structured questionnaire is used in the present study। ओके, तो ये मैंने थोड़ा क्लियरिटी के लिए बता दिया। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरी आपकी है सब हेडिंग, वो है पॉपुलेशन। भाई रिसर्च में ये टर्म्स यूज़ होते हैं, आपको डिफ़ाइन भी करने होंगे, तो ये एक छोटा सा आपका ऐसे पैराग्राफ आप
लिख सकते हो, ठीक है। देखिए लास्ट में फिर वही बात, इन द प्रेजेंट रिसर्च स्टडी द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग एट अपर प्राइमरी लेवल अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से मैंने अपने रिसर्च में क्या पॉपुलेशन लिया है उसको मैंने 2 लाइन में लास्ट में डिफाइन कर दिया। सैम्पल एंड सैम्पलिंग में भी एक जनरल डेफिनेशन देनी है, थोड़ा समझाना है, रेफरेंसेस यूज़ करने हैं। लास्ट में आपको ये लास्ट पैराग्राफ देखिए लिख दीजिए, मैंने 30 बच्चे रूरल एरिया से उठाए थे, अर्बन एरिया से 30 उठाए थे, टोटल 60 हो गए। उसको भी मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, 15 बॉयज़ 15 गर्ल्स इन बोथ द एरियाज़। तो ये हमें क्या निकालना है, कितना हमने सेलेक्ट किया है, कौन सी सैम्पलिंग यूज़ की है, तो मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की हुई है, ठीक है। फिर टेबल में भी हमने समझा दिया कि इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा सैम्पल था रिसर्च के लिए। फिर रिसर्च टूल की जब बात होगी तो टूल को हम डिफ़ाइन करेंगे। कई टाइप के टूल होते हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। ये नॉर्मल थ्योरी है, आप समझिए, ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये। सोशियोमेट्रिक टेक्निक आपने क्या यूज़ किया, मैंने भाई ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर टूल यूज़ किया हुआ था जो कि डॉक्टर राजीव कुमार का बनाया है। उसके बारे में भी हम डिफ़ाइन कर देंगे ये टूल किसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने डिज़ाइन किया था, तो 9 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। और उसके बारे में थोड़ा लिख दिया कि कितने आइटम्स थे। आइटम्स यहाँ से मतलब है उस क्वेश्चनर में मेरे 44 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ये सब लिखोगे। रिलायबिलिटी ये सब आपको जब क्वेश्चनर मिलेगा उसमें एक बुकलेट मिली होगी किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है टूल की, उसमें से मैंने उठा के अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा है। कहीं से डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है कि पूरा सेम टू सेम कॉपी कर लिया, उसको आप पढ़िए, समझिए, अपनी लैंग्वेज में करिए, अपनी तरीके से उसको समझाइए, लिखिए। नॉर्म्स एंड टूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उस चिल्ड्रंस क्यूरोसिटी स्केल में था। स्कोरिंग कैसे करनी है क्वेश्चनर की, स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में बात होगी। नेक्स्ट सब हेडिंग्स है ये, ठीक है। फिर हमें ये बताना है कि हमने अपने प्रेजेंट स्टडी में क्या यूज़ किया। जैसे मैंने यूज़ किया था, आप देख सकते हो, इन द प्रेजेंट स्टडी वेरियस statistical tools such as mean, standard deviation, standard error, t ratio, degree of freedom and significance level, ये सब मैंने यूज़ किया था डेटा इंटरप्रेट करने के लिए, अपने रिसर्च फाइंडिंग्स निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मैंने फिर इस चीज़ों को डिफ़ाइन भी किया हुआ कि मैंने क्या फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, क्या उसका मतलब है, क्या निकाला जाता है, उसको एक सिंपल देखिए लैंग्वेज में यहाँ पे टी रेशियो, सिग्निफिकेंट लेवल, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब बता दिया है, ठीक है। और मैंने डेटा किस में लिखा है मैंने ये भी बता दिया है यहाँ पे कि MS Excel के थ्रू मैंने डेटा यहाँ पे करा है। ज़्यादा डेटा है तो आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स लाइक SPSS एंड R। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये सब थोड़ा सा आपको अपने गाइड से हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैं कितना डेटा ले रही हूँ। एमएड में मेरे ख्याल से 100, 150, 200 ही बच्चों ने लिए हुए हैं, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बच्चे रिसर्च कर रहे हैं एमएड में, उन्होंने लगभग इतने ही लिए हैं। इससे ज़्यादा है या कुछ है तो आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अपने डेटा MS एक्सेल में भरिए, उसमें से मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन सब चीज़ निकल जाएगी। फॉर्मूला आप देखिए मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई 3rd चैप्टर की। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है चैप्टर 3 एमएड थीसिस का रिसर्च डिज़ाइन। आपको इसमें कम से कम आपको ये पता चल गया कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या टॉपिक सब हेडिंग्स यूज़ करके आप अपना थीसिस कैसे फ्रेम कर सकते हो। इफ़ यू वांट these kinds of videos in my channel then subscribe my channel, like this video and comment below. अगर आपको कोई भी दिक्कत है you can just comment down, I will reply for sure. Thank you so much.